मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज अपन करने वाले हैं मिनी टेस्ट, जो ओलिव बोर्ड का आपको डेली मिनी टेस्ट मिलता है 30 क्वेश्चन का, जिससे कि आपको एक आइडिया लगता है कि आरआरबी एनटीपीसी हो या आरआरसी ग्रुप डी हो, उसमें किस तरह के प्रश्न आते हैं। आपको डेली मिलता है वहाँ पे आपको रैंक भी मिलता है, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। उसी को अपन आज डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं कि किस तरह के स्टैंडर्ड प्रश्न वहाँ पे आज के पैटर्न के अकॉर्डिंग आते हैं। ठीक है, आपने लगाया भी होगा, आपके रैंक भी आए होंगे, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि आपका कितना रैंक आया था। ठीक है, आप लगा रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि अगर कल छूट गया तो आज नहीं लगाएंगे, आज लगाएंगे। आज के लिए भी आपको वहाँ पे मिनी टेस्ट दिया गया है, तो आप जाके आरआरबी एनटीपीसी उसमें ग्रुप डी का भी सिलेबस तो कवर ही हो जाता है, तो वो आप जाके नीचे कमेंट बॉक्स में, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे देता हूँ। वहाँ पे जाके आप लॉगिन करके, अगर लॉगिन आप पहले से रजिस्टर कर रखे हैं तो लॉगिन करके वहाँ पे मिनी टेस्ट दीजिए, या अगर रजिस्टर नहीं किया तो रजिस्टर करके वहाँ पे जो मिनी टेस्ट है वो दीजिए। और रोज़ाना आप अपने आप को आकलन कीजिए। मैं समय समय पे आपको एक मिनी टेस्ट डिस्कस कर दूंगा, जिससे कि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से वो मिनी टेस्ट लगाना है। ठीक है, तो जो 29 का मिनी टेस्ट है वो मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। 29 का जो मिनी टेस्ट है उसमें 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, एक निश्चित कोड भाषा में साइनिंग इन द रेन को 8026 लिखा गया था। साइनिंग इन द रेन कोडित किया गया जाता है। दे आर साइनिंग हैप्पीली को 1463 में कोड किया जाता है। ठीक है, इसका मतलब और इसका मतलब दे रखा है। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। तो पूछ रहा है साइनिंग का कोड क्या है। देखिए, दोनों सेंटेंस में जो कि आपको दिख रहा होगा, उसमें साइनिंग कॉमन होगा। ठीक है, साइनिंग कॉमन होगा। ठीक है, साइनिंग कॉमन है। अब जब साइनिंग कॉमन है तो इन दोनों में देखते हैं कि कौन सा आपका जो अंक है वो कॉमन है। तो देखिएगा, कोई भी अंक यहाँ पे कॉमन नहीं है सिवाय 6 के। तो यानी कि जो कॉमन वर्ड है यहाँ पे साइनिंग कॉमन वर्ड है, तो इसमें साइनिंग को कौन रिप्रेजेंट कर रहा होगा? 6 रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, तो इसका आंसर 6 होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हालांकि ये लगाया हुआ है, लेकिन आपको अब से जब भी मैं डिस्कस करूंगा उसमें आपको आंसर नहीं दिया रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं बताऊंगा। हालांकि आप खुद टेस्ट देंगे तो आपको पता चल जाएगा। आपका जो टेस्ट है वो पड़ा हुआ होगा, तो आप जाके वहाँ पे देख लेंगे। जो टेस्ट है आज 30 तारीख है, तो 30 का आप जाके, यानी कि 30 तारीख का जो आपका टेस्ट है उसको लगाएंगे, तो आपका रैंक वगैरह वहाँ शो करेगा। ठीक है, यहाँ पे जीके का आप कह सकते हैं, जीएस का क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है। मूत्र के पीले रंग के लिए उत्तरदायी वर्णक कौन है? यानी कि जो आपका यूरिन होता है वो येलो होता है, उसके लिए कौन सा पिगमेंट उत्तरदायी है? तो इसके लिए यूक्रोम जो पिगमेंट है वो उत्तरदायी होता है। ठीक है, एक मैथ्स का क्वेश्चन आ गया। देखिए, इसमें मिक्सचर है, जिससे कि आपको ये ना लगे कि आप मतलब कि एक टेस्ट दे रहे हैं, मिनी टेस्ट दे रहे हैं। इससे आपको ये आइडिया लगेगा कि आप पूरा एक पेपर दे रहे हैं। ठीक है, एकदम से मिक्सचर रहेगा, सभी तरह के क्वेश्चन, सभी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, पाइप ए एक टैंक को 30 मिनट में भरता है। देखिएगा, अगर पाइप ए की बात करें, इसको रब कर दें थोड़ा सा, क्योंकि अगर रब नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अगर हम बात करें पाइप ए की, तो ये 30 मिनट में भरता है। अगर बी की बात करें तो बी कितना देर में भरता है? 60 मिनट में भरता है। और अगर सी की बात करें तो 120 मिनट में भरता है। ठीक है, उसके बाद अगर तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, अगर हम तीनों का एलसीएम ले लेते हैं तो जिससे क्या होता है कि हम तीनों को मिला के निकाल सकते हैं कि तीनों एक साथ कितने देर में भर सकते हैं। तो अगर तीनों का एलसीएम निकाल दे तो 120 हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा यही है, और इसी में ये तीनों समाहित हो जाते हैं। तो 120 हो गया, ये 4 दे देगा, और ये 2 दे देगा, और ये 1 दे देगा। ठीक है, यानी कि ये क्या कह रहा है कि 1 मिनट में इतना लीटर, सपोज 4 लीटर भरते हैं। टोटल अगर टैंक की क्षमता 120 लीटर है, इसका मतलब ये हो गया कि टैंक की क्षमता 120 लीटर है। ठीक है,
30 मिनट में ये भरता है, तो यानी कि 1 मिनट में 4 लीटर ये भर रहा होगा ए, और 1 मिनट में बी 2 लीटर भर रहा होगा, और 1 मिनट में सी कितना लीटर भर रहा होगा, 1 लीटर भर रहा होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ये क्षमता अपने से कुछ मान ली है, जो आपका एलसीएम आया उसको हम अगर एलसीएम निकालते हैं तो वो क्षमता हो जाती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या कह रहा है। पाइप ए और बी को पहले 10 मिनट के लिए खोला जाता है। ए और बी 10 मिनट के लिए काम करता है, तो यानी कि ए 4 + 2 यानी कि 6 × 10 कर देंगे। ठीक है, 10 मिनट के लिए, तो 10 मिनट में कितना भरेगा, 6 × 10 इतना लीटर भरेगा। फिर क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है कि लिए खोला, उसके बाद पाइप सी को खोला जाता है और पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। ए बंद हो गया और बी और सी अब काम कर रहा है। ठीक है, बी के बारे में तो कुछ नहीं कर रहा, यानी कि बी तो अभी काम ही कर रहा है। पाइप ए को बंद कर दिया जाता है और सी को खोला जाता है, यानी कि 2 + 1 3। और क्या बोला जाता है कि सी को खोल दिया जाता है, पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। पाइप सी को खोलने के कितने मिनट बाद टैंक पूरा भर जाएगा। सपोज x मिनट बाद टैंक पूरा भर जाएगा। ठीक है, सी को खोलने के बाद ये कितना भरेगा, टोटल 120 भरेगा। ये 60 इधर चला जाएगा तो ये कितना दे देगा, 60 दे देगा, और ये 3 से डिवाइड होके 20 दे देगा, यानी कि 20 मिनट में ये भर जाएगा। ठीक है, सी खोलने के 20 मिनट बाद ये वाला जो टैंक है वो भर जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी जो आंसर है वो होगा। ठीक है, 20 मिनट। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोस्ट फेवर्ड नेशन। मोस्ट फेवर्ड नेशन अवधारणा किस अंतरराष्ट्रीय संगठन में लोकप्रिय है। तो देखिए, मोस्ट फेवर्ड जो नेशन है वो जो अवधारणा है वो WTO में लोकप्रिय है। इसका मतलब क्या होता है, मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब क्या होता है। एक्चुअली क्या होता है कि WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो एक नियम बनाती है कि आप किसी को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा नहीं दे सकते हैं। जैसे सपोज 1 किलो आम है, 1 किलो आम है, तो अगर अमेरिका बेच रहा है पाकिस्तान को 10 रुपये किलो, तो इंडिया को ऐसा नहीं है कि वो 7 रुपये किलो देगा। ठीक है, मतलब कि टैरिफ लगाएगा। तो इस तरह से किसी को कोई भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग टैरिफ नहीं लगा सकता है कोई भी नेशन। ठीक है, ये एक नियम है, तो उसी को कहते हैं मोस्ट फेवर्ड नेशन, जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये वाला चीज़ें, ये वाला नियम लगाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि रीजनिंग का है। देखिएगा, इसमें एक मैट्रिक्स दे रखी है, उसमें ये बताना है आपको कि कौन 3 है जो एक ही तरह के हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें एक, यहाँ पे बात करते हैं एक और आपका 8 और 9, ये वाला जो तीनों है 1 3 1 8 9, ये तीनों में देखिएगा एक ही डंडा बीच में है। ठीक है, ये तीनों में एक ही डंडा बीच में है, तो इस वजह से ये एक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद देखिएगा 2 3 और आपके 2 3 4 2 3 4 2 3 4 ये एक कैटेगरी के हैं। क्यों, क्योंकि इसमें 2 डंडा हैं। और आप देखिएगा 5 6 7, इसमें 2 डंडा एक दूसरे को क्रॉस भी कर रहे हैं और प्लस एक डंडा और आ गया, तो यानी कि आपका 5 6 7 ये एक कैटेगरी के हैं। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये वाला। इसमें ऑप्शन इस तरह से दिया रहता है, एक का ऑप्शन 1 8 9 इस तरह से, फिर दिया रहेगा 2 3 4 इस तरह से, फिर 5 6 7 इस तरह से। ये ए ऑप्शन है जो कि सही होगा। बी ऑप्शन दे दिया जाएगा 1 3 4, फिर 1 3 4 हो गया, तो फिर हो जाएगा 2 6 5 इस तरह से ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो ये वाला जो ऑप्शन है वो आपका मैच करेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन करना था। अगला क्वेश्चन है रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। दाब बैरोमीटर से नापा जाता है तो गति किसी से मापा जाएगा। देखिए, दाब अगर बैरोमीटर से मापा जाता है तो गति एनीमोमीटर से नापा जाता है। अब एनीमोमीटर जो हवा का गति है उसको मापता है। ठीक है, एनीमोमीटर जो होती है वो हवा की गति मापता है, तो ये वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई समांतर यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की प्रथम 16 संख्याओं का योग कितना होगा। 17 से स्टार्ट है, 17 से स्टार्ट है, 30 जा रहा है, फिर 43, फिर 56। डिफरेंस कितना है, ये आपका 13 का डिफरेंस है। ये आपका कितना है, ये आपका 1 मिनट,
ये आपका 17 है, डिफरेंस कितना दे रखा है, ये डिफरेंस 13 दे रखा है, ठीक है। और n कितना दे रखा है, n 16 संख्याओं का योग दे रखा है कि आपको निकालना है। तो ये जो सम होता है वो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो सम का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस डी इंटू n-1। ये आपको फॉर्मूला तो पता होगा, एकदम से रटा हुआ होगा। अब सीधे फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, n की वैल्यू 16 यानी कि अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 8 दे देगा, ठीक है। 2a यानी कि 34 हो जाएगा, 34 हो जाएगा, प्लस डी 13 और 16 माइनस 1 15, ठीक है, ये हो जाएगा। अब आपको सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, सॉल्व करना है, आपके आंसर आ जाएंगे, ठीक है। जो भी आंसर आएगा वो आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ द सम ऑफ स्लोप ऑफ लाइन kx माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस k प्लस 7 इक्वल टू 0 इज 2.5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k इफ k लेस देन 3। कहने का मतलब यह है कि दो इक्वेशन दे रखे हैं। अब दो इक्वेशन में कह रहा है कि दोनों स्लोप का जो सम है वो कितना है, 2.5 दे रखा है। 2.5 दोनों स्लोप का सम दे रखा है। स्लोप क्या होता है, y इक्वल टू mx प्लस c होता है ये इक्वेशन, जिसमें m क्या होता है, स्लोप होता है, ठीक है। स्लोप मतलब समझ रहे हैं ना, ये जो आप कर सकते हैं, ये जो स्लोप होती है इसको स्लोप कहते हैं, ठीक है। तो y इक्वल टू mx प्लस c ये फंडामेंटल आप कर सकते हैं इक्वेशन होता है, ठीक है। अब m क्या है, यहाँ पे स्लोप है, ठीक है। अब देखिए पहला क्वेश्चन में अगर हम इसको इस फॉर्म में, पहला जो इक्वेशन है उसको इस फॉर्म में अगर कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, kx माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। इस तरह के जो इक्वेशन है उसमें कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 2y इक्वल टू kx प्लस 3, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं, इसको इधर लेके चले गए, y इक्वल टू k अपॉन 2x प्लस 3 लिख सकते हैं। तो ये क्या है, m है, वही तो स्लोप है, ठीक है। तो इसको m1 मान लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन को इसी तरीके से लाएंगे तो सेकेंड इक्वेशन क्या कर रहा है, सेकेंड 3x माइनस k बाई प्लस 7 इक्वल टू 0। फिर से इस तरह के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर देते हैं तो ये हो जाएगा k बाई इक्वल टू 3x प्लस 7, ठीक है। अब अगर हम k को नीचे ले जाएंगे तो ये k नीचे चला जाएगा, ये k नीचे चला जाएगा, यहाँ पे भी आपका 2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। हमको मतलब है m से, ठीक है। तो यहाँ पे m इक्वल टू ये हो गया 3 अपॉन k हो गया, m2 इसको मान लेते हैं, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 इक्वल टू कितना दे रखा है, m1 प्लस m2 इक्वल टू 2.5 दे रखा है। तो m1 कितना है, ये है k अपॉन 2 और m2 क्या है, ये है 3 अपॉन k इक्वल टू 2.5 है। अब देखिएगा इसको अगर हल करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, जो कि अगर हम करना चालू करें तो लंबा चला जाएगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे आप ऑप्शन के थ्रू जाएंगे। ऑप्शन के थ्रू जाएंगे तो देखिएगा अगर एक पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 3, जो कि 3 ऑलरेडी है तो ये 2.5 है, तो ये एक तो हो नहीं सकता है। अगर 2 पुट करें तो 2 यहाँ पे 1 आ जाएगा प्लस 3/2 यानी कि 1 प्लस और ये 1 प्लस 1.5, तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। इस तरह से आप इसको डायरेक्टली जो ऑप्शन है उसके थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इज ए ट्रांजिशन एरिया बिटवीन 2 बायोम्स। जब 2 बायोम्स मिलते हैं तो उस ट्रांजिशन जो क्षेत्र होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं इकोटोन। हिंदी में भी इकोटोन ही बोलते हैं, ठीक है। अब इकोटोन इस तरह से लिखा रहेगा, इकोटोन, ठीक है, इकोटोन। ये इकोटोन एरिया होता क्या, जैसे सपोज एक एरिया मान लेते हैं, एक फॉरेस्ट का एरिया है और एक समुद्र का एरिया है। तो देखिएगा कुछ क्षेत्र, ये वाला सपोज ये फॉरेस्ट का एरिया है, इधर ये फॉरेस्ट है और इसके इधर वाला जो एरिया है वो सी का है, समुद्र का है, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ एरिया होगा यहाँ तक ये वनस्पति फैले होंगे, कुछ जो इसके लता वगैरह होंगे ये समुद्र में घुस जाएंगे और इसके पानी जो समुद्र के इधर कुछ कभी कभी आ जाएंगे, होता ना
जो आपका प्रवाह होता है, समुद्र में लहरें आती है, जो फॉरेस्ट में कभी कभी आ सकती है। तो ये जो एरिया हो गया, यहाँ तक सपोज पानी आ जाती है और ये फॉरेस्ट के जो चीज़ें हैं वो यहाँ तक चल जाती है। तो जब दो आपके बायोस्फीयर मिलते हैं, ठीक है, ट्रांजिशन बिटवीन टू बायोम्स, सॉरी दो बायोम्स, यानी कि एक बायोम सी है और एक बायोम क्या है, फॉरेस्ट है। दो बायोम इस तरह से कोई भी हो सकते हैं, बायोम हो सकता है डिजर्ट का हो जाए, सी के साथ डिजर्ट का हो जाए, सी के साथ या फॉरेस्ट के साथ डिजर्ट का हो जाए। टू बायोम्स की बात कर रहा है। टू बायोम्स जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो ये जो ट्रांजिशन जो एरिया होती है, ये वाला ट्रांजिशन एरिया, उसी को कहते हैं इकोटोन्स। ठीक है, इकोटोन्स, बात समझ में आई। इकोटोन्स किसको कहते हैं, ट्रांजिशन एरिया जिसमें कि ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि ये दोनों का प्लेग्राउंड हो गया, तो इसको कहते हैं। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजकोषीय समेकन से तात्पर्य सरकारों द्वारा की जाने वाली नीतियों से है जो घाटों को कम करती है। वो दो घाटे कौन से हैं? देखिए, इकोनॉमिक्स का प्रश्न है, काफी बार पूछे जाते हैं इस तरह के प्रश्न। तो अगर सरकार घाटे को कम करती है तो किस तरह के घाटे को वो कम करना चाहती है? एक होता है राजस्व घाटा, राजस्व जिसको टैक्स आप बोल सकते हैं। एक होता है राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा यानी कि वो फिजूल में खर्चा न करे सरकार। तो यही दोनों जो घाटा है उसको कम करने की कोशिश करता है कोई भी गवर्नमेंट। तो वही कह रहा है राजकोषीय समेकन के तात्पर्य सरकारों द्वारा की जाने वाली नीतियों से है जो दो घाटे को कम करती है। वो दो घाटे कौन सी है? मैंने बता दिया, टैक्स वाली और एक जिसमें वो इन्वेस्ट करती है, यानी कि राजकोषीय घाटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये दोनों जो आपको इक्वेशन दिख रहे हैं, इसका आपको लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक देखिएगा, आपको डिजिट में दिया रहता है कि 5, 10, 15, 20 इस तरह के जो डिजिट है उसका आप एलसीएम निकालिए तो आप आसानी से निकाल लेते हैं। लेकिन जब अगर हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लघुत्तम समापवर्तक निकालने की बात की जाती है तो थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन हो जाती है कि इसमें क्या होगा। ठीक है, तो उसी को निकालने की कोशिश करते हैं कि जो इसका लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम की हम बात करें तो क्या होगा। देखिएगा, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 है। अब इस टर्म को हमको छोटे छोटे टर्म में कन्वर्ट करनी है। जैसे अगर आपको 36 और 48 का लघुत्तम समापवर्तक करने के लिए बोला जाए तो आप पहले इसको छोटे छोटे टर्म में कन्वर्ट कर देते थे, उसके बाद इसको छोटे छोटे टर्म में कन्वर्ट कर देते थे और उसके बाद जो कॉमन आता था उसको लिख देते थे। ठीक है, उसके बाद जो अनकॉमन आता था उसको भी लिखते थे, वही मल्टीप्लाई होके आपका एलसीएम हो जाता था। तो इसी तरीके से इसको भी हमको तोड़ना है। तो देखिएगा, इसमें जितने भी ऑप्शन आपके दे रखे हैं उसमें इसका एक फैक्टर एक जरूर है। देखिए, हर जगह आपको ये वाला मिल रहा है, तो यानी कि इसका एक फैक्टर 1 है। तो अगर हम इसको आप इस तरह कहिए कि अगर ये x माइनस 1 इसका यानी कि 1 इसका फैक्टर है तो ये इसको डिवाइड कर देगा, x माइनस 1 इसको डिवाइड कर देगा। तो इसको अगर हम डिवाइड करें तो ये x क्यूब हो जाएगा, ऊपर लिखते हैं, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो ये एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 5x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 11x हो जाएगा, माइनस 5x से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये माइनस 5x स्क्वायर और क्या हो जाएगा, प्लस 5x हो जाएगा। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6x माइनस 6 हो जाएगा। अब हम अगर इसको 6 से डिवाइड करें तो ये 6x माइनस 6 हो जाएगा, अगर माइनस यहाँ पे करें ये प्लस हो जाएगा तो ये कैंसिल आउट। तो यानी कि इसका एक फैक्टर ये भी हो गया। ठीक है, इस टर्म का एक फैक्टर ये भी हो गया, एक फैक्टर तो ये है ही है। ठीक है, तो देखिए अब इसको भी तोड़ना है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसको अगर तोड़े तो ये इसका अगर हम तोड़ना चाहें बट्टाधार करें तो 2 इंटू 3 हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 हो जाएगा। x इससे कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 हो जाएगा और माइनस इसमें से 3 कॉमन लें तो ये x माइनस 2 हो जाएगा। तो यानी कि इसका फैक्टर हो जाएगा क्या, x माइनस 2 और x माइनस 3 ये हो जाएगा, और एक ये है x माइनस 3। तो इसको पूरे टर्म को हम तोड़ते हैं तो इस तरह के सिंपल टर्म में टूट जाता है। उसी तरीके से अगर हम एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 लिखें, ये इसमें भी एक फैक्टर क्या है, 1 है। तो अगर हम इसको डिवाइड करें x माइनस 1 से तो ये क्या आ जाएगा, ये ऊपर अगर हम बात करें यही है ना, हाँ यही है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर से
ये एक्स क्यूब माइनस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस, यानी कि ये माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x हो जाएगा। अगर हम बात करें माइनस 3x से तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस, तो ये हो जाएगा कितना 2x माइनस 2 और प्लस 2 से डिवाइड करेंगे तो 2x माइनस 2, यानी कि ये कैंसिल और ये कैंसिल। तो इसका एक फैक्टर ये हो गया। अब एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 लिख सकते हैं। x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 2 हो जाएगा, यानी कि x माइनस 1 हो गया यहाँ पे और x माइनस 2 हो गया यहाँ पे। अच्छा, इसको तोड़े तो ये आ गया। पहले से हमारा एक फैक्टर क्या है, x माइनस 1 इसी में, ठीक है। तो ये इसका 3 को फैक्टर हो गया, इसको हम तोड़े तो 3 फैक्टर में टूट गया, x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 2, और इसको तोड़े थे तो 3 फैक्टर में टूटा था, x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 1, इसमें 2 बार आ रहा है, इसमें 1 बार आ रहा है। तो यानी कि हमारा जो अगर एलसीएम की बात करें तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 बार आ रहा है, मैक्सिमम 2 बार आ रहा है, और x माइनस 3 हो जाएगा और x माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी x माइनस 2 है और इसमें भी x माइनस 2 है। तो ये हमारा इसका एलसीएम हो जाएगा। अगर आंसर की बात करें तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हमारा इसका सी आ जाएगा, सी आंसर। इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। क्वेश्चन है, यदि ए बी सी और डी ने पूरे वर्ष के लिए 1:2:1 के अनुपात में अपने धन का निवेश किया और वर्ष के अंत में 54,000 रुपया था, तो ए बी सी का लाभांश क्या होगा। देखिएगा, ए बी सी और डी किस रेशियो में पैसा जमा किया था, 1:2:1, ठीक है। अब ए बी सी का लाभांश टोटल में कितना होगा, टोटल कितना हो रहा है 4 5 6 हो जाएगा। ए बी सी का कितना हो गया 2 2 4 1 5, टोटल कितना मिल रहा है 54,000, ठीक है 54,000। तो ये 9 6 54 9 5 45, यानी कि 45,000 एबीसी का लाभांश होगा वर्ष के अंत में या कभी भी जब टाइम पूर्ति हो जाएगा, ठीक। तो आशा करते हैं इसी तरह के जो क्वेश्चन है आपके मिनी टेस्ट में पूछे जाते हैं और वहां पे लगाइएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट, ठीक है। तो इसी तरह से लगाते रहिएगा मिनी टेस्ट। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।